एक आर्मर्ड वैन अचानक रास्ते से गायब हो जाती है। उसमें था $3 लाख कैश और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जो फिर कभी जिंदा नहीं दिखे। ना कोई गवाह, ना कोई सीसीटीवी और ना ही कोई लूट का क्लू। लेकिन हफ्तों बाद जब एक लाश झील से बरामद हुई, FBI को पहली बार समझ आया कि यह मामला लूट से कहीं ज्यादा गहरा है। हर सबूत किसी ऐसे इंसान की तरफ इशारा कर रहा था जो प्लानिंग में मास्टर था और जिसे पकड़ पाना नामुमकिन लग रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सामने आए 2 नाम, 2 भाई, जिनकी सच्चाई सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया गया या इसके पीछे कोई और कहानी थी? देखिए अमेरिका की सबसे साइलेंट लेकिन डेडली हाइस्ट की असली कहानी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्रू क्राइम स्टोरी। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपको हमारी ट्रू क्राइम सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर केस आपके सामने ला सकते हैं। 24 मई 1977, फीनिक्स, एरिजोना। एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ने अपने वॉल्ट से $3,33,000 निकाले, कुछ कैश में और कुछ सिक्कों में। इन पैसों को एक आर्मर्ड वैन में लोड किया गया। वैन को लेकर निकलने वाले थे सेसिल न्यूकिर्क और रसेल डेम्पसी। दोनों ही तजुर्बेकार गार्ड्स थे। उनका काम था ये कैश अलग अलग बैंकों तक सुरक्षित पहुंचाना। लेकिन रवाना होने से पहले एक गड़बड़ी सामने आई। वैन के साइड डोर का लॉक ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो दोनों ने फैसला किया पहले मेंटेनेंस गैरेज जाकर ये ठीक करवाते हैं। इस वजह से उनकी पूरी ट्रिप करीब 1 घंटे लेट हो गई। उन्हें फीनिक्स से 150 मील दूर फ्लैगस्टाफ तक कई बैंकों में रुकना था, लेकिन अब टाइम पर पहुंचना मुश्किल लग रहा था। उधर बैंक वाले भी डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें वो कैश अपने ग्राहकों को देना था। सुबह 10:30 पर एक बैंक से सिक्योरिटी कंपनी को कॉल आया। बैंक ने पूछा, वैन अब तक क्यों नहीं पहुंची? कंपनी ने बताया, वैन थोड़ी देर से निकली है, रास्ते में है, पहुंच जाएगी। शुरू में सबको लगा बस थोड़ी देर होगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा चिंता बढ़ती गई। डिस्पैचर बार बार रेडियो पर कॉल करता रहा। चेस कुरियर 1, डेम्पसी, क्या आप सुन रहे हो? ये बेस है, जवाब दो। लेकिन रेडियो की दूसरी तरफ से एकदम सन्नाटा था। कोई जवाब नहीं आया। शाम के 4 बज गए, अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ। कंपनी को शक हुआ कुछ गड़बड़ है और फिर उन्होंने FBI को अलर्ट कर दिया। अब कहानी में आता है FBI का दखल। फीनिक्स में मौजूद उनके फील्ड ऑफिस ने तुरंत एक APB, ऑल पॉइंट्स बुलेटिन जारी किया। यह अलर्ट पूरे राज्य और लोकल पुलिस को भेजा गया कि एक आर्मर्ड वैन गायब है और उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी। दिन की बची हुई रोशनी में पुलिस ने वैन की तलाश शुरू कर दी। कई हाईवे, बैंक ब्रांच और रूट्स को चेक किया गया, लेकिन घंटों सर्च के बाद ना वैन का कोई सुराग मिला और ना ही सेसिल न्यूकिर्क या रसेल डेम्पसी की कोई खबर। इस केस को लीड कर रहे थे स्पेशल एजेंट स्टीफन चेनोवेथ। अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये केस आज भी उनकी यादों में ताज़ा है। वो बताते हैं, ऐसे मामलों में हमारी जांच हमेशा वहीं से शुरू होती है। क्या खुद ड्राइवर इस सब में शामिल है? FBI ने दोनों गार्ड्स की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ खंगालनी शुरू की। जांच में पता चला दोनों शादीशुदा थे। उनकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी। रिकॉर्ड में भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। लेकिन एजेंट्स जानते थे जिंदगी जितनी शांत बाहर से लगती है, अंदर से उतनी ही उलझी हो सकती है। FBI ने अगला कदम उठाया, सेसिल और डेम्पसी की पत्नियों से बात करना। उसी शाम एजेंट्स ने दोनों को अलग अलग बुलाया। दोनों महिलाओं ने कहा उनके पतियों को कभी पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी और ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो कुछ गलत करें। सिक्योरिटी कंपनी के अफसर भी यही कहते रहे। इन दोनों ने करीब 20 साल ईमानदारी से काम किया है, हमेशा भरोसेमंद, हमेशा वक्त के पाबंद। लेकिन FBI के सामने अब एक और मुश्किल खड़ी थी। वैन का तय किया गया रास्ता। ये कोई एक लाइन रूट नहीं था। ये रास्ता पूरे एरिजोना राज्य में फैला हुआ था, लगभग 1000 वर्ग मील का इलाका, और उसमें से ज्यादातर हिस्सा था सूना, वीरान और रेगिस्तानी। अगली सुबह एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। एरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी की हेलीकॉप्टर टीम को भेजा गया। पायलट्स को कहा गया इंटरस्टेट 17 पर वही रूट फॉलो करो जो गार्ड्स को करना था। उत्तर दिशा में उड़ो, फ्लैगस्टाफ की ओर। हर एग्जिट पॉइंट, हर साइड रोड को गौर से देखो। और कुछ ही देर में एक पायलट ने रेडियो पर आवाज दी, मुझे एक वैन दिख रही है। फीनिक्स से करीब 50 मील उत्तर में बम्बलबी नाम की एक सुनसान जगह के पास एक वैन खड़ी थी। हाईवे से थोड़ा हटकर झाड़ियों और रेत के बीच एक 1/4 मील अंदर। वो जगह ऐसी थी जहां आमतौर पर कोई गाड़ी नहीं जाती। जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई, स्टेट ट्रूपर्स और लोकल पुलिस मौके पर पहुंचे। इलाका घेर लिया गया। FBI को इन्फॉर्म किया गया
ताकि वैन की फॉरेंसिक जांच की जा सके, बिना किसी सबूत को छुए या बर्बाद किए। FBI की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, उन्होंने हर कदम बहुत सावधानी से उठाया। वजह, वैन के आसपास रेत में पैरों के निशान थे और वो किसी भी सुराग से कम नहीं थे। वैन के सारे दरवाजे बाहर से बंद थे, कोई ताले टूटे नहीं थे, कोई झगड़े या जबरदस्ती के निशान नहीं दिखे, लेकिन असली राज वैन के अंदर छुपा था। सुबह थोड़ी देर बाद जब स्पेयर चाबियां मंगाई गईं, तब जाकर एजेंट्स वैन के अंदर दाखिल हो सके, और जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। वैन का रेडियो चालू था, लेकिन बेस स्टेशन पर कभी कोई कॉल नहीं किया गया। सायरन एक्टिवेट तक नहीं हुआ था। ड्राइवर सीट के पास रखी डिफेंस वाली शॉटगन भी वहीं थी और उसका सेफ्टी लॉक अब भी ऑन था। यानी अगर किसी ने वैन पर हमला किया भी था तो गार्ड्स ने ना कोई रेडियो कॉल किया, ना अलर्ट भेजा, ना हथियार उठाया। फिर टीम ने वैन के पीछे की तरफ देखा। कुछ मनी बैग्स अब भी वहां थे। हजारों डॉलर के सिक्के रखे हुए थे, लेकिन $2,93,000 कैश गायब था। वैन के फर्श पर और कुछ बैग्स पर खून के निशान मिले, जिससे एक बात तो साफ हो गई, किसी को चोट लगी थी। लेकिन वो कौन था? गार्ड्स में से कोई या कोई तीसरा शख्स? FBI की सबसे बड़ी फिक्र इस वक्त पैसे नहीं, वो 2 गार्ड्स थे। पैसे वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर जान गई है तो उसे लौटाना नामुमकिन है। वैन के चारों ओर फैले पैरों के निशानों के अलावा पीछे की तरफ एक और गाड़ी के टायरों के निशान भी दिखे। टेक्नीशियंस ने फौरन उनकी तस्वीरें ली और प्लास्टर कास्टिंग बनाई। अब ये यकीन करना मुश्किल था कि ये सब किसी अकेले इंसान ने किया हो। FBI एजेंट्स ने जो देखा, वैन की हालत, उसकी लोकेशन, खून, मनी बैग्स और गाड़ियों के प्रिंट्स, हर चीज़ ये बता रही थी। ये कोई अचानक की गई चोरी नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई वारदात थी, और इसमें शायद 1 से ज़्यादा लोग शामिल थे। वैन की लोकेशन पड़ती थी मोहावे काउंटी के अंदर, इसलिए केस में शामिल किए गए डिप्टी डेल लेंट। लेकिन लेंट कोई आम डिप्टी नहीं थे, वो नारकोटिक्स अफसर थे, और उनके पास था एक खास हुनर, जमीन पर पैरों और टायरों के निशान पड़ने का। जांच की जिम्मेदारी अब थी डिप्टी डेल लेंट के कंधों पर, जो पूरे एरिजोना में गिने चुने अफसरों में से एक थे जो पैरों और टायरों के निशानों को कोर्ट में बतौर सबूत पेश कर सकते थे। लेंट ने शुरुआत की वैन के चारों ओर 360 डिग्री सर्वे से। वो हर एंगल से देखना चाहते थे। क्या गार्ड्स को वैन से दूर ले जाया गया? क्या आसपास कोई ऐसा पॉइंट था जहां से कोई वैन पर नजर रख सकता हो? पास की ऊंचाइयों और छोटी सड़कों को भी चेक किया गया। गार्ड्स का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन एक छोटी पहाड़ी पर उन्हें कई टायरों और पैरों के निशान मिले, और वहीं से इंटरस्टेट 17 हाईवे साफ नजर आता था। यानी कोई वहां से वैन की मूवमेंट को लगातार देख रहा था। फिर वैन के ठीक पास लेंट को 2 भारी पैरों के निशान मिले। इससे यह तय हो गया कि कम से कम 2 लोग वहां जरूर थे। उनके अनुसार वहां एक और गाड़ी आई थी। लेंट बताते हैं, वो गाड़ी हाईवे से नीचे उतरी, वैन तक पहुंची, कुछ लेकर वापस गई। शायद वो गार्ड्स थे, शायद पैसा, लेकिन मेरे हिसाब से पैसा था, क्योंकि वहां एक रास्ता बना हुआ था, जैसे कोई कई बार आया हो। लेंट ने टायरों की गहराई और दिशा की बारीकी से जांच की। उन्होंने देखा, जब गाड़ी वैन के पास आई तो निशान हल्के थे, लेकिन लौटते वक्त टायरों के निशान ज्यादा गहरे थे। मतलब साफ था, गाड़ी जब गई तो उसमें वजन ज्यादा था। FBI को यकीन होने लगा गार्ड्स को जरूर वहां से ले जाया गया था, जिंदा या शायद नहीं। अब एजेंसी ने फैसला किया, ये केस अब पब्लिक तक पहुंचाना होगा। मीडिया का सहारा जरूरी है। FBI एजेंट बताते हैं, हमने कोशिश की कि ये मामला अखबारों के पहले पन्ने पर रहे, टीवी पर दिखता रहे, ताकि लोगों को पता रहे हम गार्ड्स को अब भी ढूंढ रहे हैं। इसका असर हुआ। कई गवाह सामने आए। किसी ने बताया उन्होंने 24 मई की सुबह वैन को हाईवे किनारे खड़ा देखा था। एक गवाह ने कहा उसने एक पब्लिक सेफ्टी अफसर जैसे इंसान को वैन की ओर जाते देखा था। बाकी गवाहों की बातें मिलती जुलती थीं, लेकिन कुछ डिटेल्स में फर्क था। किसी ने कहा अफसर की गाड़ी वैन के आगे खड़ी थी, किसी ने कहा पीछे, किसी को गाड़ी का रंग अलग दिखा, किसी ने मॉडल कुछ और बताया। FBI ने तुरंत संपर्क किया अरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी से, लेकिन जवाब मिला। उस दिन सुबह 1:17 पर हमारे किसी भी अफसर ने कोई आर्मर्ड वैन नहीं रोकी। अब जांच में एक नया शक जुड़ चुका था। क्या वो अफसर असली नहीं था? क्या किसी ने पुलिस की वर्दी पहनकर गार्ड्स को फंसाया? जैसे जैसे गवाह सामने आते गए, FBI को यकीन होता गया, जिसे लोगों ने पब्लिक सेफ्टी अफसर समझा। वो शायद असली अफसर था ही नहीं। गवाहों की बातें मेल खा रही थीं, लेकिन डिटेल्स में फर्क था। किसी ने कहा गाड़ी सफ़ेद थी, किसी ने कहा नीली, किसी ने कहा आगे खड़ी थी तो किसी ने पीछे। FBI ने फिर से एरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी से पुष्टि की और जवाब एकदम साफ था।
24 मई को आए 17 पर हमारे किसी भी अफसर ने कोई आर्मर्ड वैन नहीं रोकी। अब एजेंट्स को यकीन हो चला था कोई है जो पुलिस बनकर गार्ड्स तक पहुंचा था। FBI एजेंट बताते हैं, हमें लगने लगा कि गार्ड्स को रास्ते में कहीं रोका गया। शायद उन्होंने उस शख्स को असली पुलिस अफसर समझ लिया हो और फिर उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया, क्योंकि वैन के पास उनका कोई सुराग नहीं मिला था। अब यह मान लिया गया गार्ड्स को जबरदस्ती कहीं और ले जाया गया। FBI और डिप्टी डेल लेंट ने अब I-17 हाईवे के उन हिस्सों को खंगालना शुरू किया जहां गवाहों ने वैन को रुका हुआ बताया था। मीलों तलाश के बाद डेल लेंट को आखिर वो लोकेशन मिल गई। जमीन पर निशान 24 से 48 घंटे पुराने लग रहे थे। लेंट ने कहा, वहां साफ दिख रहा था कहाँ वैन का दरवाजा खुला, किस जगह से कोई बाहर निकला और कहाँ जमीन पर घसीटने और दबाव के निशान थे जैसे कोई जबरदस्ती की गई हो। वैन के पीछे की तरफ जमीन पर गड्ढे और खरोंचें मिली जैसे कुछ खींच कर रखा गया हो, और वही पास में दिखे टायरों के निशान जो हूबहू वही थे जो उस वीरान जगह पर मिले थे जहां वैन को बाद में लावारिस हालत में छोड़ा गया था। हैरानी की बात यह थी वही टायर प्रिंट्स इंटरस्टेट पर आगे भी मिले, बिल्कुल उसी जगह के पास जहां वैन को पहली बार रोका गया था। जांच अब धीरे धीरे सच के पास पहुंचने लगी थी और फिर 16 जून 1977 की सुबह जहां से वैन मिली थी उससे करीब 300 मील उत्तर पश्चिम में लेकमीड, एरिजोना और नेवादा की बॉर्डर पर बसी एक विशाल झील। वहां 2 आदमी मछली पकड़ने आए थे, डेबीज कोव नाम की एक जगह पर। तभी उन्हें पानी में एक लाश तैरती हुई दिखाई दी। उन्होंने तुरंत नेशनल पार्क सर्विस को सूचित किया। कुछ ही देर में जांच अधिकारी, लोकल पुलिस और डाइविंग टीम वहां पहुंच गई। बोट्स धीरे धीरे उस जगह पहुंची जहां शव नजर आ रहा था। जब उसे पास से देखा गया तो शव पूरी तरह कपड़े पहने हुए था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी उसका सिर और सीना एक मोटे कैनवस बैग से ढका हुआ था। एक अफसर ने उसकी जेब टटोली और वॉलेट निकाली। नाम पढ़ते ही सब चुप हो गए। रसेल डेम्पसी, वही गार्ड जो 24 मई को $2,93,000 के साथ रहस्यमयी तरीके से लापता हुआ था। लेकमीड में डेम्पसी की लाश मिलने के बाद डाइवर्स ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन सेसिल न्यूकिर्क, दूसरे गार्ड, का कोई सुराग नहीं मिला। हाँ, एक और चीज जरूर मिली, 2 लकड़ियां जो रस्सी से बंधी हुई थी। उसे नाव में खींच कर लाया गया। जांचकर्ताओं को शक हुआ शायद ये किसी को गला घोंटने के लिए बनाया गया था। अब तक जो केस एक चोरी जैसा लग रहा था वो अब पूरी तरह बन चुका था एक मर्डर केस। लेकिन अब भी FBI के पास कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। बस एक अंदाजा था, या तो ये किसी असली पुलिस अफसर ने किया है या फिर किसी ऐसे इंसान ने जो पुलिस की तरह दिखता था। 16 जून 1977 की सुबह, जिस दिन रसेल डेम्पसी की लाश मिली थी, FBI और नेशनल पार्क सर्विस की टीमों ने लेक मीड में पहुंचकर पूरे इलाके की दोबारा जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया डेम्पसी को हार्ट अटैक जरूर आया था, लेकिन मौत की असली वजह थी गला घोंटना। वो जो लकड़ी और रस्सी से बना अजीब सा औजार मिला था उसमें डेम्पसी के बाल उलझे मिले। अब FBI को पूरा यकीन हो चुका था ये मर्डर प्री प्लान था, और जिसने भी किया था उसने लाश को छुपाने के लिए बोट का इस्तेमाल किया होगा। FBI ने एक बड़ा कदम उठाया। लेक के पूरे 247 स्क्वायर मील इलाके में 20 से ज्यादा एजेंट्स तैनात किए। हर बोट रेंटल शॉप पर जाकर पूछताछ की गई। किसी ने कोई संदिग्ध हरकत नहीं देखी थी, लेकिन एजेंट्स ने हर नाव किराए पर लेने वाले की रसीदें इकट्ठा करनी शुरू की, क्योंकि FBI जानती थी कभी ना कभी किसी रसीद से कोई कड़ी जरूर जुड़ेगी। अब इस केस में जुड़े FBI के स्पेशल एजेंट लेयर्ड ही स्टैंड, किंगमैन डिवीजन से। उनका काम था हर रसीद में लिखे नाम को ट्रैक करना, कहाँ रुके, कहाँ तेल डलवाया, कहाँ गाड़ी चली। लेकिन अब तक कोई ठोस लिंक नहीं बना था। FBI ने फैसला लिया पूरे 300 मील का वो रास्ता जिस पर वैन गायब हुई थी और जहां डेम्पसी की लाश मिली, उसे इंच इंच खंगालना पड़ेगा। अब मिशन शुरू हुआ। हर पेट्रोल पंप, हर सर्विस स्टेशन तक पहुंचना, क्योंकि इन्हीं जगहों से गाड़ियों की हलचल का पता चलता है। रूट्स एक नहीं थे, लेक मीड तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते थे, यानी एजेंट्स को सैकड़ों स्टेशन चेक करने थे। इस जांच की शुरुआत हुई एक ऐसे पेट्रोल पंप से जिसका मालिक स्टैन FBI के एक एजेंट का जानकार था। एजेंट ने पूछा, क्या तुम्हें इस चोरी के बारे में कुछ पता है? स्टैन का जवाब केस का मोड़ बन गया। उसने कहा, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि कोई अफसर मुझसे बात करे। और फिर जो उसने बताया उसने इस कहानी की दिशा ही पलट दी। स्टैन ने बताया कि 25 मई की सुबह, यानी रॉबरी के अगले दिन, उसे 2 अनजान लोगों का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वे लेक मीड के पास बेनेली लैंडिंग पर मछली पकड़ने गए थे, नशे में थे और उनकी ट्रक गलती से पानी में फंस गई थी।
स्टैन तुरंत अपना टो ट्रक लेकर उस जगह पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कोई मछली पकड़ने का सामान नहीं दिखाई दिया। न तो मछली पकड़ने की डंडियां थीं, न कोई बोट और न ही कोई गियर। इसके बजाय ट्रक के पीछे की धूल में ऐसे निशान थे जैसे किसी भारी चीज को जमीन पर घसीट कर निकाला गया हो। स्टैन को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहे बिना दोनों लोगों को अपने सर्विस स्टेशन ले जाकर रसीद बनाई। उसने उनसे दस्तखत करवाने को कहा। थोड़ी झिझक के बाद एक व्यक्ति ने साइन किया और अपना नाम लिखा, माइकल पोलैंड। स्टैन ने एफबीआई को साफ तौर पर बताया कि अगर वह उन दो लोगों को फिर से देखे तो वह उन्हें पहचान सकता है। यही वह जानकारी थी जिसका एजेंसी को इंतजार था, एक नाम, एक चेहरा और एक गवाह। इसके बाद एफबीआई ने लेक मीड के सभी बोट रेंटल शॉप्स की हजारों पुरानी रसीदों की छानबीन शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में उन्हें एक ऐसी रसीद मिली जिसमें माइकल पोलैंड का नाम दर्ज था और डेस्टिनेशन में लिखा था बेनेली लैंडिंग। ये वही जगह थी जहां से स्टैन ने उनकी ट्रक टोकी थी। अब संदेह सिर्फ अनुमान नहीं था, वह धीरे धीरे पक्के सबूत में बदल रहा था। इसके बाद एफबीआई ने बेनेली लैंडिंग और उसके सामने मौजूद बोट रेंटल शॉप के बीच के करीब 4.5 मील लंबे पानी के हिस्से को दोबारा खंगालने का फैसला किया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पानी की सतह पर एक और शव दिखाई दिया। ये लाश पूरी तरह से कपड़ों में लिपटी हुई थी और एक भारी बैग से ढकी हुई थी। जब शव को बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान सेसिल न्यूकिर्क के रूप में हुई। वह दूसरा गार्ड जो 24 मई को रसेल डेम्पसी के साथ गायब हुआ था। शरीर पर कई चोटों के निशान थे। इनमें से 2 निशान ऐसे थे जो हाई वोल्टेज टेजर गन से मेल खाते थे। उसकी कलाई से उसकी सेल्फ वाइंडिंग वॉच भी मिली जो 26 मई की रात 10:37 पर रुकी हुई थी। यह सब इस बात का साफ संकेत था कि न्यूकिर्क की हत्या उस तारीख और समय के आसपास की गई थी। अब एफबीआई को इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि यह मामला सिर्फ एक पैसों की चोरी का नहीं था, बल्कि एक पूरी योजना के तहत की गई दोहरे हत्या का केस था। स्पेशल एजेंट स्टीफन चेनोविथ की अगुवाई में एफबीआई की टीम ने उस दिशा में काम करना शुरू किया जहां से दोनों लाशें पानी में आई थीं। उन्होंने पानी की धारा, बॉडी मिलने की जगह और समय को जोड़कर यह अंदाजा लगाया कि लाशों को कहां से फेंका गया होगा। वो जगह थी डेबीज कोव से सिर्फ 100 यार्ड की दूरी पर। एफबीआई डाइवर्स उस पॉइंट पर पहुंचे और झील के नीचे 12 फीट गहराई तक सर्च किया। झील के अंदर एक उभरी हुई चट्टानी सतह, एक लेज, पर उन्हें कुछ और मिला। वहां पड़ा था तीसरा कैनवास बैग। जब तीसरा कैनवास बैग झील की गहराई से बाहर निकाला गया तो उसे तुरंत एफबीआई की लैब में भेजा गया। बैग के अंदर जो मिला उसने जांच को एक और बड़ी दिशा दे दी। सबसे पहले मिली एरिजोना पब्लिक सेफ्टी क्रूजर जैसी नंबर प्लेट, यानी एक ऐसी गाड़ी की प्लेट जो पुलिस की गाड़ी जैसी लगती थी। इसके अलावा बैग से बरामद हुई 2 रिवॉल्वर। हालत इतनी खराब थी कि उन पर से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिल सका। और बैग में थे कुछ भारी पत्थर जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये बेनेली लैंडिंग के इलाके से लिए गए थे। बैग की तह में जमा हुई कंक्रीट की धूल ने एक और बात साफ कर दी, इसे जानबूझकर पानी में डुबोने की कोशिश की गई थी। एफबीआई ने फिर से स्टैन से संपर्क किया। उसे माइकल पोलैंड की ड्राइविंग लाइसेंस वाली फोटो एक लाइनअप में दिखाई गई। 6 अलग अलग चेहरों में से स्टैन ने बिना एक पल गवाए माइकल पोलैंड को पहचान लिया। अब एफबीआई के पास सिर्फ शक नहीं था, उनके पास नाम, चेहरा और गवाह तीनों थे। माइकल पोलैंड अब केस का मुख्य संदिग्ध बन चुका था। लेकिन यहीं पर कहानी में आया एक दूसरा नाम, पैट्रिक पोलैंड। एफबीआई को उम्मीद थी कि माइकल पर निगरानी रखने से शायद उसके किसी साथी की पहचान भी हो पाएगी, लेकिन जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। एफबीआई ने देखा कि माइकल के पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन वह लगातार खर्चा कर रहा था। उसके घर में एक नई मोटरसाइकिल थी, अंदर से सामान और भी नया लग रहा था। और वहीं दिखाई दिया एक नया चेहरा, माइकल का छोटा भाई पैट्रिक पोलैंड। एफबीआई ने पाया कि पैट्रिक ने भी हाल ही में एक नई कार खरीदी थी। एक दिन जब दोनों भाई घर के अंदर थे, एक एफबीआई एजेंट ने उनके बेटे से बाइक की तारीफ की। बेटे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पापा ने 2 ली हैं और बहुत कुछ और भी खरीदा है। अब शक सिर्फ माइकल पर नहीं था, बल्कि पैट्रिक भी जांच के दायरे में आ चुका था। एफबीआई ने दोनों भाइयों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकलवाए और जो तस्वीर सामने आई उसने हर शंका को पुख्ता कर दिया। रॉबरी से पहले माइकल और पैट्रिक दोनों भारी कर्ज में डूबे हुए थे। रॉबरी के बाद उनके सारे कर्ज चुक चुके थे, नई गाड़ियां खरीदी जा चुकी थीं और खर्चे खुलेआम किए जा रहे थे। स्पेशल एजेंट स्टीफन चेनोविथ ने इस बारे में कहा, जब किसी की आमदनी और खर्च मेल नहीं खाते और उसके पास बिना किसी इनकम के ढेर सारा पैसा होता है तो हमें समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब तक की जांच के बाद एफबीआई ने पोलैंड ब्रदर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था।
एजेंट्स ने जब उनके पिता से पूछताछ की तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि रॉबरी वाले दिन उनके बेटों ने वही ट्रक लिया था जो बाद में बिनेली लैंडिंग पर देखा गया। लेकिन एक और अहम बात सामने आई। पिता ने बताया कि रॉबरी से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने उसी ट्रक के फ्लैटबेड में कंक्रीट मिलाया था। यह फ्लैटबेड एक ऐसा ट्रक होता है जिसका पिछला हिस्सा खुला और समतल होता है, जिसमें भारी सामान जैसे सीमेंट, लकड़ी या मशीन आसानी से लादा और उतारा जा सकता है। एफबीआई ने उस ट्रक से तुरंत कंक्रीट का सैंपल लिया और उसे लैब भेजा। एफबीआई लैब के विशेषज्ञों ने इस सैंपल की तुलना लेक मीड में मिले कैनवस बैग्स पर जमी कंक्रीट की धूल से की। नतीजा साफ था, दोनों सैंपल एक ही बैच से थे, यानी जिस ट्रक में कंक्रीट मिलाया गया था उसी कंक्रीट की धूल बाद में झील में मिले बैग्स पर भी पाई गई। अब शक सिर्फ बढ़ नहीं रहा था, वह धीरे धीरे पुख्ता सबूत बनता जा रहा था। एफबीआई ने एक बार फिर स्टैन से संपर्क किया। इस बार उसे पैट्रिक पोलैंड की तस्वीरें दिखाई गईं। स्टैन पैट्रिक को पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने तुरंत उस ट्रक को पहचान लिया जिसे उसने झील से टो किया था। अब वक्त था कि जांच एक और कदम आगे बढ़े। 27 जुलाई 1977 की सुबह एफबीआई एजेंट्स माइकल पोलैंड के घर पहुंचे सर्च वारंट के साथ। माइकल ने दावा किया कि वह ज्वेलरी का सेल्समैन है और रॉबरी वाले दिन वह लास वेगास में जेम्स खरीद रहा था। एजेंट्स ने उसके घर की तलाशी ली और कई रसीदें जब्त की। इन्हीं में से एक रसीद थी हाई वोल्टेज टेजर गन के एक जोड़े की खरीदारी की। खरीदारी किसी मार्क हैरिस नाम के शख्स के नाम से की गई थी और तारीख थी रॉबरी से ठीक 1 महीना पहले। यह एफबीआई के लिए एक और बड़ा क्लू था। थोड़ी ही दूरी पर एजेंट्स पैट्रिक पोलैंड के घर पहुंचे। एफबीआई एजेंट फ्रैंक माउरी ने पैट्रिक से सीधा सवाल किया, क्या तुम और तुम्हारे भाई लेक मीड गए थे? पैट्रिक ने जवाब दिया, हाँ, हम फिशिंग करने गए थे। लेकिन उसका जवाब घबराया हुआ था। वह बार बार अपनी बात बदल रहा था, उसकी आवाज़ कांप रही थी और वह रॉबरी के दिन और उसके बाद की अपनी लोकेशन ठीक से नहीं बता पा रहा था। इसी दौरान पैट्रिक को एक कॉल आया। दूसरी तरफ था माइकल पोलैंड। माइकल ने फ़ोन पर कहा, हाँ, वो यहीं है। और फिर उसने पैट्रिक को सलाह दी, इन्वेस्टिगेटर्स से कुछ मत कहना। एफबीआई एजेंट्स ने पैट्रिक के घर की तलाशी ली। वहाँ से उन्हें मिला हथियारों का एक पूरा भंडार और साथ में $16,000 कैश। इसके बाद एफबीआई ने दोनों भाइयों की पुरानी गाड़ियों का रिकॉर्ड ट्रैक किया जो रॉबरी से पहले उनके पास थी। जब इन कारों के टायर ट्रेड्स की तुलना क्राइम सीन पर मिले निशानों से की गई तो कोई मैच नहीं मिला। यानी अब तक कोई डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस नहीं था, लेकिन सारे इनडायरेक्ट क्लूज यही बता रहे थे, साजिश में यही दोनों भाई शामिल थे। अब एफबीआई ने उस गन स्टोर को ट्रैक किया जहां से टेजर गन मार्क हैरिस नाम से खरीदी गई थी। स्टोर के क्लर्क को चेहरा ठीक से याद नहीं था। उसने बस इतना कहा, हैरिस एक गोरा युवक था जिसकी उम्र 20 के आसपास रही होगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, एफबीआई को एक शक ने परेशान करना शुरू किया। क्या माइकल पोलैंड ही उस टेजर गन की रसीद पर लिखा मार्क हैरिस था? स्पेशल एजेंट फ्रैंक माउरी इस बारे में बताते हैं, हमारा काम होता है हर लॉजिकल सस्पेक्ट को एलिमिनेट करना, और हमने वही किया। उन्होंने कहा, मार्क हैरिस एक आम नाम हो सकता है, लेकिन अगर वो असली इंसान है तो हमें उसे ढूंढना होगा। एफबीआई ने पूरे देश भर में 25 से 40 साल के उन सभी लोगों को ट्रैक किया जिनका नाम मार्क हैरिस था। ड्राइविंग रिकॉर्ड्स, फोन बुक, पब्लिक डेटा, हर स्रोत से सैकड़ों नाम निकाले गए। एफबीआई एजेंट्स ने दर्जनों घरों पर जाकर पूछताछ की, पर हर बार वही नतीजा आया, कोई भी मार्क हैरिस इस केस से जुड़ा नहीं था। यानी अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था कि मार्क हैरिस दरअसल माइकल पोलैंड ही था, और बिना सीधे सबूत के एफबीआई चाहकर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। अगले 10 महीनों तक एफबीआई बस पोलैंड ब्रदर्स की हर हरकत पर नजर रखती रही। स्पेशल एजेंट स्टीफन चेनोवेथ बताते हैं, हमने हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की। हमें जानना था कि उन्होंने पहले क्या किया था, अब क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। इस दौरान एफबीआई ने देखा कि पोलैंड ब्रदर्स ने एक गेमिंग आर्केड का सौदा फाइनल किया था। यानी पैसा तो बह रहा था, लेकिन उनके पास कोई आधिकारिक इनकम सोर्स नहीं था। इन हालातों ने शक को मजबूत किया, लेकिन ये सब बातें सिर्फ सर्कमस्टेंशियल थीं। इनसे मुकदमा नहीं बन सकता था। एफबीआई को अब चाहिए था कोई ठोस फिजिकल एविडेंस। अप्रैल 1978, रॉबरी और हत्या के 11 महीने बीत चुके थे। अब तक एफबीआई किसी भी ग्रैंड जूरी को ये यकीन नहीं दिला सकी थी कि माइकल और पैट्रिक पोलैंड पर मुकदमा चलाया जाए। स्पेशल एजेंट माउरी अब भी किसी ऐसे सबूत की तलाश में थे जो पोलैंड ब्रदर्स को सीधे मर्डर से जोड़ सके। हमारे पास ना फिंगरप्रिंट्स थे, ना कोई मजबूत चश्मदीद गवाह, और ना ही कोई ऐसा फिजिकल टुकड़ा जो ये साफ साबित करता कि माइक और पैट ने ही ये किया। अब माउरी का फोकस गया लेक मीड से मिले 3 कैनवस बैग्स पर।
उन्होंने फीनिक्स शहर में 20 से ज़्यादा बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से संपर्क किया। हर जगह एक ही जवाब मिला, किसी ने ऐसा बैग पहले नहीं देखा। कुछ ने तो यहाँ तक कहा शायद ये बैग शहर से बाहर बनाए गए हों। माउरी अब लगभग हार मान चुके थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो अपनी लिस्ट की आखिरी दुकान तक ज़रूर जाएंगे, और वहीं चमत्कार हुआ। दुकानदार ने बैग देखते ही पहचान लिया। उसने कहा, यह बैग हमारी कंपनी में बना है, इसकी साइज़ और सिलाई सिर्फ हमारी सीमस्ट्रेस करती है। इतना ही नहीं, उसने बैग में लगी डोरी को भी पहचाना। वो एक खास कंपनी जॉर्जिया की एक सप्लायर से मंगवाई जाती थी। दुकानदार ने भरोसे से कहा, मेरे रिकॉर्ड में इसकी रसीद ज़रूर होगी, क्योंकि ऐसा बैग कोई यूं ही नहीं बनवाता। FBI ने उस कंपनी के सालों पुराने ऑर्डर रिकॉर्ड्स मंगवाए। एक एक रसीद चेक की गई। लगभग एक हफ्ते बाद उन्हें वो दस्तावेज मिल गया जिसकी तलाश महीनों से चल रही थी। 3 कस्टम कैनवस बैग्स की रसीद। डिलीवरी डेट थी रॉबरी से ठीक 1 महीना पहले। उस पर नाम दर्ज था मार्क हैरिस। यही वही नाम था जो FBI को पहले भी मिला था टेगर गन की रसीद पर, जो माइकल पोलैंड के घर से बरामद हुई थी। अब FBI को पूरा यकीन हो गया था मार्क हैरिस कोई और नहीं बल्कि माइकल पोलैंड का फर्जी नाम था। इस एक रसीद ने वो सब जोड़ दिया जिसकी तलाश महीनों से की जा रही थी। अब यह साफ हो गया था जिस बैग में डेड बॉडी मिली थी वो उन्हीं लोगों ने बनवाया था, और जो सीमेंट डस्ट बैग में मिला वही डस्ट उसी ट्रक में भी पाया गया जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। 17 मई 1978। लगभग 1 साल की तहकीकात के बाद फेडरल ग्रैंड जूरी ने माइकल और पैट्रिक पोलैंड के खिलाफ मर्डर, किडनैपिंग और रॉबरी का केस दर्ज कर दिया। FBI को अंदेशा था कि पोलैंड ब्रदर्स शायद शांति से सरेंडर नहीं करेंगे। स्पेशल एजेंट स्टीफन चेनोविथ ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 लोगों को मार डाला है, और हमारे पास अब एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। FBI ने दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें तैनात की। एक टीम पैट्रिक पोलैंड को उठाने के लिए लगाई गई, जबकि दूसरी टीम माइकल पर निगरानी रख रही थी, जो एक रियल एस्टेट ऑफिस में मौजूद था। पैट्रिक बाहर आया। उसके हाथ में एक हथियारों से भरा बैग था। FBI ने उसे सीधे अरेस्ट करने के बजाय पीछे से फॉलो करना बेहतर समझा, ताकि सही वक्त और सुरक्षित जगह पर गिरफ्तारी की जा सके। पैट्रिक जैसे ही एक गेम आर्केड के पास पहुंचा, FBI एजेंट्स ने उसे वहीं रोका। पैट्रिक के पास एक 44 मैग्नम गन थी और उसकी कार में 2 और हथियार थे। फिर भी उसने कोई विरोध नहीं किया। FBI रेडियो पर मैसेज भेजा गया, पैट्रिक पकड़ा गया है। अब निगाहें माइकल पोलैंड पर थीं, जो अब भी रियल एस्टेट ऑफिस के अंदर मौजूद था। FBI को शक था कि वो अंदर कोई आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन की तैयारी कर रहा हो सकता है, लेकिन फिर एक फैसला लिया गया, उसे अंदर जाकर ही गिरफ्तार किया जाएगा। FBI टीम ने जैसे ही ऑफिस में एंट्री ली, माइकल पोलैंड ने बिना किसी विरोध के सरेंडर कर दिया। लेकिन पूछताछ के दौरान उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपने भाई पैट्रिक को भी पूरी तरह चुप रहने की सलाह दी। हालांकि न तो किसी गार्ड की बॉडी पर और न ही वैन से पोलैंड ब्रदर्स के कोई फिंगरप्रिंट मिले थे। माइकल को पूरा भरोसा था कि FBI के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। अब केस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, फेडरल और स्टेट, क्योंकि मामला एक साथ फेडरल रॉबरी और स्टेट मर्डर का था। इसलिए तय किया गया कि दोनों मामलों का ट्रायल अलग अलग अदालतों में किया जाएगा। फेडरल कोर्ट में ट्रायल चला किडनैपिंग और रॉबरी के आरोपों का। स्टेट कोर्ट में ट्रायल हुआ मर्डर के आरोपों का। FBI ने जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जमा किए थे, उनके आधार पर 15 फरवरी 1979 को फेडरल जूरी ने दोनों भाइयों को कसूरवार ठहराया। उनकी सजा तय की गई, 100 साल की कैद। दोनों गार्ड्स, जो मेहनती, वफादार और ईमानदार थे, कंपनी में 20 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे थे और रिटायरमेंट में सिर्फ कुछ ही हफ्ते बाकी थे, उन्हीं आखिरी दिनों में बेरहमी से मार दिए गए। नवंबर 1979 में एरिजोना की स्टेट जूरी ने भी माइकल और पैट्रिक पोलैंड को मर्डर के जुर्म में दोषी माना, और इस बार उन्हें सुनाई गई डेथ पेनल्टी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पोलैंड ब्रदर्स ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एरिजोना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। ट्रायल में एक ऐसे गवाह की गवाही ली गई थी जिसे हिप्नोटाइज किया गया था। टेजरगन वाला सबूत भी पर्याप्त मजबूत नहीं था, और जूरी ने फेडरल केस की बातें स्टेट केस में भी डिस्कस की थी, जो कि कानूनी तौर पर गलत था। इसका नतीजा मर्डर का फैसला रद्द कर दिया गया, और अब पोलैंड ब्रदर्स को फिर से मर्डर केस में ट्रायल नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि उस समय की एरिजोना की पैरोल नीति के मुताबिक अगर वे फिर से दोषी साबित भी होते तो 7 साल से भी कम वक्त में रिहा हो सकते थे। 1982 तक एरिजोना के प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से पोलैंड ब्रदर्स के खिलाफ मर्डर केस दोबारा शुरू करने की कोई योजना नहीं थी। स्टेट प्रोसिक्यूटर ने साफ कह दिया था,
सबूत कमज़ोर हैं, खर्चा ज़्यादा है, हम नया ट्रायल नहीं करेंगे। ऐसा लगने लगा था कि दोहरे हत्याकांड के आरोपी बिना किसी सज़ा के बच निकलेंगे। लेकिन तभी एक नया चेहरा इस केस के भीतर आया। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी मेल्विन मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड इस केस को कई सालों से मीडिया के जरिए फॉलो कर रहे थे, और अब जब उन्होंने देखा कि हत्यारे कानून के शिकंजे से फिसल सकते हैं तो उन्होंने खुद पहल की। उन्होंने काउंटी अटॉर्नी को फ़ोन किया और साफ शब्दों में कहा, अगर अब कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं इसे खुद संभालना चाहता हूँ। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक फेडरल अटॉर्नी को स्टेट प्रोसिक्यूटर की तरह डिप्यूटाइज किया गया। अब एक नई लड़ाई शुरू हुई, 5 साल पुराने मर्डर केस को दोबारा जिंदा करने की। मेल्विन मैकडोनाल्ड के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थीं। गवाहों की यादें अब धुंधली हो चुकी थीं, कई गवाह दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके थे और कुछ अहम सबूत पहले ही कोर्ट में खारिज किए जा चुके थे। मैकडोनाल्ड को अब एक ऐसा नया एंगल चाहिए था जो पहले कभी पूरी तरह से सामने नहीं आया था, और तब मिला एक पुराना लेकिन नज़रअंदाज किया गया सबूत। दूसरे गार्ड सेसिल न्यूकिर्क की कलाई पर एक सेल्फ वाइंडिंग घड़ी बंधी हुई थी। इस तरह की घड़ियां पहनने वाले की हरकतों से अपने आप चलती रहती हैं। जब तक हाथ हिलता है घड़ी चलती है। FBI ने जांच में पाया कि यह घड़ी 26 मई की रात 10:37 पर बंद हुई थी। इसका मतलब था उस वक्त तक गार्ड का हाथ हिल रहा था, और उस पल के लगभग 12 घंटे बाद घड़ी ने चलना बंद कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या घड़ी पानी में डूबने से बंद हुई थी? FBI ने जवाब पाने के लिए स्विट्जरलैंड तक के वॉच एक्सपर्ट्स को शामिल किया। घड़ी की जांच में सामने आया, घड़ी के अंदर पानी का कोई असर नहीं था। वह अंदर से पूरी तरह सूखी थी। यानी घड़ी सिर्फ तब बंद हुई जब पहनने वाले का शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया था। अब इस टेक्निकल डिटेल ने पूरा केस पलट कर रख दिया। सेल्फ वाइंडिंग वॉच अब FBI के लिए सबसे ठोस सबूत बन चुकी थी। मैकडोनाल्ड और उनकी टीम ने घड़ी के स्टॉप होने का टाइम, बेनेली लैंडिंग पर ट्रक फंसने का वक्त और पोलैंड ब्रदर्स की मौजूदगी को एक साथ जोड़कर केस को फिर से तैयार किया। अब यह साफ था, पोलैंड ब्रदर्स उस वक्त लेक मीड में ही थे जब घड़ी ने आखिरी बार काम किया, और उस वक्त वे बेनेली लैंडिंग से अपनी पिकअप टो करवा रहे थे। 18 नवंबर 1982 को माइकल और पैट्रिक पोलैंड को हत्या का दोषी ठहराया गया। जज ने दोनों को दोबारा मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। लेकिन भाइयों ने इस फैसले को एक बार फिर चुनौती दी। ये केस अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यह अमेरिका के इतिहास के उन दुर्लभ मामलों में से एक बन गया जहां सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा। अब उनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था। 1987 में पैट्रिक पोलैंड ने FBI एजेंट फ्रैंक मौरी के सामने एक ऐसा कबूलनामा दिया जिसने पूरी कहानी खोलकर रख दी। पैट्रिक ने बताया, हमने उस वैन पर 1 साल तक नजर रखी। हमें पता था कि वह कब निकलती है, कहाँ रुकती है और कितने बजे किस बैंक में डिलीवरी होती है। हर एक डिटेल हमारे पास थी। उन्होंने किसी निजी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कैश में एक रेंटल कार ली जिसका कोई रिकॉर्ड FBI ट्रेस नहीं कर सकी। उन्होंने उस कार को पुलिस जैसी दिखाने के लिए उस पर लाइट बार और नकली नंबर प्लेट लगाई। उस दिन वे घंटों इंतजार करते रहे क्योंकि वैन देर से निकली थी। जैसे ही वैन नजर आई, पैट्रिक ने खुद को पुलिस अफसर बताकर उसे रोका। कंपनी की नीति के अनुसार गार्ड्स को किसी भी हाल में वैन का दरवाजा नहीं खोलना था, चाहे सामने पुलिस ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही गार्ड्स ने नियम तोड़ा, वे पूरी तरह से असहाय हो गए। माइकल ने दोनों गार्ड्स को वैन के पिछले डिब्बे में बंद कर दिया। पैट्रिक गाड़ी चला रहा था और माइकल वैन। लेकिन कुछ देर बाद पैट्रिक ने देखा कि वैन पीछे नहीं आ रही थी। जब वह वापस गया तो देखा कि माइकल गार्ड्स को पीट रहा था। उन्होंने दोनों को हाई वोल्टेज टेजर से झटका दिया। इसके बाद वे एरिज़ोना के बम्बलबी इलाके के रेगिस्तान में पहुंचे और दोनों गाड़ियों को वहां छिपा दिया। पैट्रिक ने कहा कि एक गार्ड शायद पिटाई से ही मर गया था। माइकल ने तब फैसला किया, अब दूसरे को भी मारना पड़ेगा। उसके पास एक तैयार की गई फांसी जैसी रस्सी थी जो 2 लकड़ियों से बंधी हुई थी। पैट्रिक ने स्वीकार किया, माइकल ही पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। उसी ने दोनों की हत्या की। मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा था, मजबूरी में। माइकल ने खुद अपने हाथों से गार्ड्स की गर्दन में रस्सी डालकर उनका गला घोंटा। पैट्रिक ने यह भी बताया कि माइकल ने लूट के ज्यादातर पैसे रेगिस्तान में कहीं गाड़ दिए थे। जब कई साल बाद उस जगह खुदाई की गई तो पाया गया कि ज्यादातर पैसा रेत, बारिश और समय की मार से सड़ चुका था। पैट्रिक का कबूलनामा FBI के लिए आखिरी कड़ी बन गया। एक ऐसा सच जिसे वे पहले से जानते थे, लेकिन अब एक कातिल के मुंह से सुनकर उन्हें सुकून मिला। पोलैंड भाइयों ने हर कोर्ट में अपील की, लेकिन हर बार उन्हें ठुकरा दिया गया। 16 जून 1999 को माइकल पोलैंड को लीथल इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई। उसके सारे माफी के आवेदन खारिज कर दिए गए थे।
15 मार्च 2000 को पैट्रिक पोलैंड को भी फांसी की सजा दी गई, लेकिन माइकल के उलट पैट्रिक ने अपनी मौत से पहले पछतावे के शब्द कहे। जो दर्द मैंने लोगों को दिया उसका मुझे अफसोस है, काश मैं ये सब कभी ना करता। 2 भाइयों की कहानी जो लालच के अंधेपन में इस कदर गिर गए कि उन्होंने 2 मासूम रिटायरमेंट के करीब खड़े गार्ड्स की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी। वे सालों तक कानून से लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार इंसाफ से नहीं बच पाए। अगर ये केस आपको चौंकाने वाला लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका क्या सोच है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानी YT।